हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील श्रेष्ठ लीलावती आईएएस की तरफ से करंट अफेयर्स का एक जो वीकली एपिसोड है जो हम कवर करेंगे 7 से 30 जून तक की सारी चीज़ें। तो इस वीक में जितने भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान दीजिएगा। जो हमारा प्रयास ये है कि आपको बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन, हीप ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसा सूचनाओं की ढेर पे आप खड़े हैं और फिर उसके बाद ढेर सारी सूचनाएं आपको भूल जाती हैं या फिर आप उसे एग्जाम के समय कंपाइल विथ नहीं कर पाते। इसलिए हमने केवल उन इंफॉर्मेशंस को लिया है वीक में जो कहीं आपके कॉन्स्टिट्यूशन से, पॉलिटी से, गवर्नेंस से, इंटरनेशनल रिलेशन से, जियोग्राफी से, कल्चर से, इनसे रिलेटेड है, साइंस एंड टेक से। तो बेकार की इंफॉर्मेशन को हमने सॉर्ट आउट करके केवल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्लेस की है। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमने केवल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ही दी है। तो हम शुरू करते हैं अपना 7 से 30 जून तक, और इसमें हम द हिंदू भी लेते हैं और उसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स भी लेते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स भी लेते हैं और हिंदी के कई पेपर्स लेते हैं, साथ साथ मैगजीन को भी हम कवर अप करते हैं। फिर हम आपके लिए लेके आते हैं रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो कंटेंट, ध्यान से सुनिएगा, जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, ये जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे इस डेट के बीच में, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन पाएंगे, जो सिविल सर्विसेज के लिए होंगे, वेरियस स्टेट पीसीएस के लिए होंगे और वनडे एग्जामिनेशन के लिए होंगे, वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और आप उन्हें सॉल्व करें और उनका उत्तर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे जब हम 13 से लेके आगे का वीडियो देंगे। तो हमारा एक सिस्टम है, इसका आपको जो क्वेरीज मिलेगा, जो क्वेश्चन मिलेंगे, वो आप सॉल्व करिए और साथ साथ उनका आंसर जो मिलेगा वो 13 से आगे वाले में मिलेगा। चलिए अब हम चलते हैं इस वीक के करंट अफेयर्स को ध्यान से सुनिए। ये मुख्य परीक्षा के लिए भी जरूरी है और साथ साथ प्रीलिम्स के ढेर सारे इंफॉर्मेशन, क्योंकि गवर्नमेंट सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके समय समय पर वेरियस प्लान डिक्लेयर करती है। उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट प्लान है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। एक नया प्लान है, मुख्य परीक्षा में भी, मेंस एग्जामिनेशन में भी आ सकता है, एज वेल एज प्रीलिम्स के लिए तो ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे ही। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, देखिए कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ है। करंटली ये जो नेम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में लॉन्च हुई। ये सेंटर और स्टेट स्पॉन्सर्ड है और उनके स्पॉन्सरशिप का रेशियो है 75:25। ये यूनियन देगा और ये स्टेट देगा। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट हैं वहाँ रेशियो 90 और 10 है। सेंटर 90 देगा और स्टेट को 10% अपने रिसोर्सेज से खर्च करने होंगे। देखिए ये है माइक्रो इरिगेशन। आप समझिए हमारे यहाँ इरिगेशन का बड़ा महत्व है और हम देखिए हर स्टेट में एक माइनर इरिगेशन होता है। तो ये माइक्रो इरिगेशन से रिलेटेड है, मैक्रो इरिगेशन से रिलेटेड नहीं है। इसमें देखिए इन्वेस्टमेंट होगा इरिगेशन के फील्ड में और साथ साथ जो कल्टीवेटेड एरिया है, इरिगेटेड फील्ड, उसको, जो सिंचाई का क्षेत्र है, उसको बढ़ाया जाएगा और साथ साथ वाटर इफिशियंसी, किस तरीके से हम खेतों में जो जल प्रयोग करते हैं उसका इफिशियंट यूज करें और वेस्टेज ऑफ वाटर को रोका जाए। यहां मैं एक देश का नाम लेना चाहूंगा, इजराइल। आपने देखा है इजराइल एग्रीकल्चर, फार्मिंग, पानी की बहुत कमी है लेकिन एग्रीकल्चर में, खासकर फार्मिंग एग्रीकल्चर में इजराइल टॉप पे है, क्योंकि वो अपनी पानी के हर एक बूंद को बचाता है। और हमारे यहाँ जो सिंचाई होती है उसमें बहुत सारे वेस्टेज ऑफ वाटर होते हैं। तो जोर रहेगा जो हमारा वाटर रिसोर्सेज है वो इफिशियंट तरीके से, प्रभावी तरीके से यूज हो और हम पानी के वेस्टेज को बचाएं। साथ साथ इरिगेशन के लिए और वाटर सेविंग के लिए हम नई नई टेक्निक ले जाएं। जैसे देखिए नई टेक्निक्स में हम समझते हैं, जैसे फर्टिगेशन है, फर्टिलाइजर, और जो सिंचाई के माध्यम से है, पाइप के माध्यम से, ड्रिप इरिगेशन है। तो ये सब जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसे भी हम एडॉप्ट करें। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमें पानी का यूज भी करना है, पानी बचाना भी है और उसे रिचार्ज भी करना है, क्योंकि मानसून के सीजन में ढेर सारे वाटर रिसोर्सेज जो भगवान हमें नेचुरली देते हैं उनसे हम अपने अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं कर सकते। इसीलिए रिचार्ज टेक्निक भी लेनी है, यूज करने की टेक्निक भी लेनी है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना है और ये माइक्रो सिंचाई परियोजना है। तो ये तो रहा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। दूसरा जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है वो नाबार्ड से रिलेटेड है। कमोबेश हर एग्जाम में
ईयर के गैप पे नाबार्ड पूछ ही लिया जाता है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। याद रखिएगा ये दो है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर भी है, कृषि के लिए भी राष्ट्रीय बैंक है, और ग्रामीण विकास के लिए भी राष्ट्रीय बैंक है। तो इसके नाम से ही क्लियर होता है कि ये कृषि और ग्रामीण विकास के लिए डेडिकेटेड एक राष्ट्रीय बैंक है, नेशनल बैंक है। देखिए यहाँ इसका काम क्या है, रूरल सेक्टर में डेवलप करना, और रूरल सेक्टर अगर है तो एग्रीकल्चर उसका एक इंटीग्रल पार्ट है, कृषि उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। तो कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, विधिक निकाय है। जो नाबार्ड है वो एक विधिक निकाय है। विधिक निकाय, स्टैच्यूटरी बॉडी का मतलब है ये पार्लियामेंट्री एक्ट से, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, संविधान में नहीं है, लेकिन ये पार्लियामेंट्री एक्ट से जो बॉडी बनती है उसे हम स्टैच्यूटरी बॉडी बनते हैं। ये इस्टेब्लिश्ड हुआ 1982 में, देखिए पार्लियामेंट्री एक्ट से। अब देखिए यहां जब हम बात करते हैं तो आपको ये देखना होगा, नाबार्ड नाम ही है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी कोई ब्रांच बैंकिंग नहीं होती होगी। आपने एसबीआई की ब्रांच देखी है, पीएनबी की ब्रांच देखी है, लेकिन नाबार्ड का ब्रांच बैंकिंग नहीं होता। जैसे आरबीआई ब्रांच बैंकिंग नहीं करती, इन द लाइकवाइज मैनर आरबीआई की ब्रांचेस आपने नहीं देखी। आप आरबीआई की ब्रांच में खाता नहीं खुला सकते कि आरबीआई की ब्रांच है हम एक करंट अकाउंट खुलवा लें या सेविंग अकाउंट। उसी तरह से नाबार्ड ब्रांच बैंकिंग नहीं करती, ये बैंकों के माध्यम से बैंकिंग करती है और रूरल डेवलपमेंट का काम करती है। फर्दर मोर जो आगे का इंफॉर्मेशन है वो फंक्शन ऑफ नाबार्ड क्लियर हो गया। ये नाबार्ड जो है वो क्या है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, जो ग्रामीण क्षेत्र की अवसंरचना है उसका विकास करती है और उनको आत्मनिर्भर बनाती है। ये क्रेडिट प्लान, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए, कृषि के लिए ये क्या करती है, क्रेडिट प्लान, उधार देने की योजना बनाती है ताकि कृषक उधार दिया जा सके। साथ साथ ये क्या करती है, कोऑपरेशन करती है वेरियस बैंक से, रीजनल बैंक से और वेरियस बैंक, रूरल बैंक से, आरआरबी से। देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सभी लोग जानते हैं, तो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों के माध्यम से ग्रामीण विकास का काम करती है और क्रेडिट फैसिलिटेशन देती है, ऋण सुविधाएं देती है। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव, अगर हम बात करें, एक योजना है, उस योजना को हम बोलते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना क्या है, ये मुख्य परीक्षा के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस समय हमारे देश को यूनिटी और इंटीग्रिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये खेलों के माध्यम से, कल्चर के माध्यम से हम भारत को जोड़ते हैं, क्योंकि भारत में डाइवर्सिटी है, भाषाई विविधता है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है। भारत विविधताओं का देश है, भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सभी विविधताएं हैं। इन विविधताओं में अगर देश को एक रखना है तो एक प्लान है एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो इमोशनली, मनोवैज्ञानिक रूप से, भावनात्मक रूप से हम इंडियंस को जोड़ेगी। तो इसका काम क्या है, नेशनलिज्म को प्रमोट करना, टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना, फॉस्टर करना और अवेयरनेस लाना, ताकि हम भारतीय हैं, कल्चरली हम एक हैं, इसको फॉस्टर करना, और जो आइडियाज़ हैं, डिफरेंट आइडियाज़ हैं नेशनलिटी को रिलेटेड, और जो हार्मनी है उनको प्रमोट करना, उस आइडिया को शेयर करना, और साथ साथ लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट भारतीयों में और स्टेट्स के मध्य, राज्यों के मध्य लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट को एस्टैब्लिश करना। तो अब आप देख लेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत हम भारतीयों के लिए बहुत जरूरी है ये योजना। फिर फर्दर आते हैं, समय समय पर ढेर सारे इंडेक्स जारी किए जाते हैं, सूचकांक जारी किए जाते हैं, और सूचकांक वेटेज होते हैं। जब कोई इंडेक्स जारी होता है तो वेटेड सिस्टम पे जारी होता है। इसमें कई पैरामीटर्स होते हैं, कई मानक होते हैं, और उन मानकों के आधार पर तय किया जाता है कि कौन सा देश किस श्रेणी में आता है, किस रैंकिंग पर आता है। तो हाल ही में रिसेंटली इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी हुआ, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक जारी हुआ। याद रखिएगा, इस इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में टोटल पार्टिसिपेंट कंट्रीज जो थे, भागीदारी देश थे, वो 180 थे। उसमें जो भारत की पोजीशन थी 168, 168वीं पोजीशन थी भारत की। तो भारत की पोजीशन बहुत सुधरी हुई नहीं है, क्योंकि ये 180 देशों में भारत की पोजीशन जो है 168 है। तो ये आप देखिए, ये क्या है, बाइनियल इंडेक्स है, ये साल में, 2 साल में एक बार बाइनियल इंडेक्स है, 2 साल में एक बार ये प्रिपेयर्ड होता है। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF है, इसके कोलैबोरेशन से येल यूनिवर्सिटी कोलंबिया की एक विश्वविद्यालय है, येल विश्वविद्यालय कोलंबिया का, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सहायता से हर 2 साल में एक बार ये पब्लिश होती है। और देखिए
इसमें इंडिकेटर्स कितने हैं, पैरामीटर्स कितने हैं, पर्यावरण को लेके ये 32 इंडिकेटर्स हैं और 32 इंडिकेटर्स के माध्यम से अचीवमेंट इंडेक्स बनाया जाता है। और इसमें टॉप किसने किया, डेनमार्क इसमें टॉप पर रहा। तो ये रहा आपके साथ एग्जाम का इंफॉर्मेशन, सिंगल लाइनर इंफॉर्मेशन। और फिर हम अगले वीडियो पे आते हैं। जो अगला वीडियो है, आप न्यूज़पेपर में देखते हैं मिशन सागर, मिशन सेतु। तो ये मिशन क्या है, भारत सरकार ढेर सारे मिशन चला रही है इस समय, कोविड-19 आया हुआ है तो ढेर सारे मिशन है जो पीछे भी चल रहे थे और अब भी चल रहे हैं। मिशन सागर मेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए कि मिशन सागर किससे संबंधित है। देखिए, ये इंडिया का, भारत का हेल्पिंग हैंड है जो इंडियन ओशन में, खासकर देख रहे हैं आप, ये इंडिया है और इंडियन ओशन में ये मालदीव है, सेशल्स है, कोमोरो आइलैंड है, ये मेडागास्कर है और ये मॉरिशस है। तो इंडिया अपने इन द्वीपीय सहयोगियों को किस मिशन के माध्यम से हेल्प कर रहा है, ये पीएम का एक विजन है जिसको हम बोलते हैं, देखिए, पीएम्स विजन ऑफ सागर सिक्योरिटी। ये हमारे इंडियन ओशन की बात हो रही है और अरेबियन सी में सागर सिक्योरिटी को लेके मालदीव, सेशल्स, कोमोरो आइलैंड, मेडागास्कर और मॉरिशस, ये भूगोल का भी क्वेश्चन है और करंट का भी क्वेश्चन है। इनको लेकर, इनकी सिक्योरिटी को लेकर पीएम के द्वारा चलाई गई योजना है मिशन सागर। देखिए, इसमें एक इंडियन नेवल शिप है, आईएनएस का मतलब इंडियन नेवल शिप, ठीक। ये आईएनएस केसरी, आईएनएस केसरी क्या है, स्पेसिफिकली इन देशों को लेकर कोविड-19 के लिए जो भी जरूरी चीजें थी वो लेके गया और इसे हम बोलते हैं मिशन सागर, इंडियन ओशन में, ठीक। और ये प्रोमुलेट कब हुआ था, ये मार्च 2015 में ये चीज शुरू की गई थी। तो याद रखिए, भूगोल का भी क्वेश्चन है क्योंकि ये अरेबियन सी के द्वीपों को दिखाता है। नेक्स्ट, इस वीक का एक जो इंपॉर्टेंट इंडो चाइना डिस्प्यूट, आप देख रहे हैं डोकलाम स्टैंड ऑफ के साथ भारत के ऊपर लगातार चाइनीज बॉर्डर पर एलएसी पर प्रेशर है, चाहे वो ईस्टर्न साइड हो चाहे वो वेस्टर्न साइड हो। ईस्टर्न साइड में अरुणाचल प्रदेश और वेस्टर्न साइड में अक्साई चीन, काराकोरम को लेकर लेह लद्दाख और हिमाचल और उत्तराखंड तक ये प्रेशर बना हुआ है। उसी में एक टनल फिर से चर्चा में आई है, वो है जोजिला पास, दर्रा, जोजिला दर्रा पास। क्या होता है, दो घाटियों को जोड़ने वाला जो पहाड़ी रास्ता होता है उसे हम बोलते हैं पास या दर्रा, जोजिला पास, ठीक। तो दो पास, पिछले वीक में लिपुलेक था और आज हमारे पास जोजिला पास है। ये देखिए, जोजिला टनल का निर्माण कर रहा है। ये लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल सिंगल ट्यूब रोड टनल है। ये इसकी लेंथ 14.15 किलोमीटर है और ये ऑल वेदर एसेसिबिलिटी है। अक्सर ऐसा होता था कि जाड़े के दिनों में जब बर्फबारी होती थी तो ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए परफेक्ट नहीं होता था, इसलिए ऑल वेदर टनल बनाई गई है। और ये टनल जोड़ेगी श्रीनगर को लेह से, श्रीनगर को लेह से जोड़ेगी। तो श्रीनगर, कारगिल, लेह, और याद रखिएगा इसी से चर्चा में एक नेशनल हाईवे आया है NH1, और ये हाई एल्टीट्यूड है, ये 11,578 फीट पर बनी हुई ये टनल है। तो ये आप जोजिला पास देखिए, जोजिला पास से भूगोल का एक क्वेश्चन बनेगा। ये कहां सिचुएटेड है, जम्मू कश्मीर में, और कौन सा रेंज है, जास्कर रेंज, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो ये ट्रांस हिमालय के जास्कर रेंज में ये है और ये इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए, इसके साथ साथ कुछ और भी, काराकोरम, बुर्जिल, पीर पंजाल, चांगला, इस तरीके से लगातार जो हम एलएसी के साथ लगते हुए हमारे बॉर्डर स्टेट्स हैं, उन बॉर्डर स्टेट्स में ज्यादातर क्या है, पासेस हैं। वो सारे पासेस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और जब हम इसका क्वेश्चन फॉर्मेट करेंगे, जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन फॉर्मेशन आपको देंगे, तो हम सारे पासेस ऑफ इंडिया में कहीं से क्वेश्चन दे सकते हैं। तो आप भारत के जितने भी प्रोमिनेंट पास हैं, खासकर एलएसी पर, उनको तो तैयारी रखिए, चाहे वो अरुणाचल में हो, चाहे वो हिमाचल में हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो या उत्तराखंड में हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस। क्योंकि लगातार पासेस की चर्चा हो रही है, तो थालघाट, भोरघाट, पालघाट, इसका मतलब इंटायर पासेस ऑफ द इंडिया आपको एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा और हम ये इंटायर पासेस ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन देंगे। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो इस वीक की है वो आप देख रहे हैं NIRF से रिलेटेड है। NIRF का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क।
हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, प्रोमिनेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो वर्ल्ड वाइड रैंकिंग तो होती है, साथ साथ एचआरडी मिनिस्ट्री भी क्या करती है, रैंकिंग करती है उनके इंडेक्स को लेके, उनके पैरामीटर्स को लेके। तो इन रैंकिंग पर जो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, एचआरडी मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो राष्ट्रीय संस्थानों की रैंकिंग की है उसमें ओवरऑल सबसे टॉप रैंकर्स जो है वो आईआईटी मद्रास है, उसके बाद आईआईएससी बेंगलुरु है, फिर आईआईटी दिल्ली है। ये ओवरऑल रैंकिंग है। उसके बाद कैटेगरी रैंकिंग भी है। कैटेगरी रैंकिंग में देखिए यूनिवर्सिटी कैटेगरी में आईआईएससी बेंगलोर टॉप है और मेडिकल कैटेगरी में एम्स न्यू दिल्ली है। इस तरीके से वेरियस कैटेगरी हैं, लेकिन एक जनरल जो इन जनरल कैटेगरी बनी हुई है उसमें आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है। फर्दर जो एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है ऑपरेशन समुद्र सेतु। कंफ्यूज मत होइएगा, 2 ऑपरेशन मैंने पढ़ाया। ऑपरेशन समुद्र सेतु ये कई बार न्यूज़पेपर में आ चुका, मीडिया में आ चुका। आप देख रहे हैं ये मालदीव और इसकी राजधानी माले और ये कोच्चि, ये 900 किलोमीटर का ये डिस्टेंस। और देखिए 2 आईएनएस है हमारे पास, इंडियन नेवल शिप जलस्व और इंडियन नेवल शिप मगर। अगर हम बात करें ऑपरेशन समुद्र सेतु की तो हमारे कितने आईएनएस है, 2, जलस्व और आईएनएस मगर। इन्होंने क्या किया, इंडियन नेवी ने वंदे भारत मिशन के अंतर्गत, याद रखिएगा ये वंदे भारत मिशन के अंतर्गत जो ये ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया, जिसमें समुद्र सेतु का मतलब सी ब्रिज से है, इसमें माले को हमने क्या किया, सपोर्ट किया, कोऑपरेशन किया। और डिफेंस में और एक्सटर्नल अफेयर्स और होम अफेयर्स और विजन, ये कई एजेंसीज को लेके हमने मालदीव को सपोर्ट किया, क्योंकि मालदीव हमारा पड़ोसी एक देश है। फिर उसके बाद फर्दर आता है जौहर वैली। अगर हम बात करें इस फर्दर में तो एक वैली आजकल चर्चा में है, वो वैली है जौहर वैली, ठीक है ना। देखिए जौहर या जौहर कहीं भी लिखा हो, जौहर वैली लिखा हो या जौहर वैली लिखा हो। जैसे पिछले सप्ताह में गलवान वैली चर्चा में थी, गलवान घाटी, जिसके लिए हमने पिछले एपिसोड आप हमारा देखिएगा जो 3 से लेके 7 तक का है, उसमें गलवान वैली। और इस बात भी एक बार एक वैली चर्चा में है जिसको हम बोलते हैं जौहर वैली। इसे हम कई नामों से जानते हैं, मिलाम वैली भी कहते हैं और गोरी गंगा वैली भी कहते हैं। जौहर वैली को मिलाम घाटी या गोरी गंगा घाटी भी कहते हैं। ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड, देखिए उत्तराखंड का पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट आजकल खूब चर्चा में है। नेपाल ने जो अपना डिस्प्यूटेड मैप जारी किया है लिम्पू दरिया को देखकर, लिपू लेक को लेकर, काला पानी को लेकर, इससे रिलेटेड डिस्प्यूट जो भारत नेपाल के बीच सबसे बड़ा लैंड डिस्प्यूट है, इसके बारे में पिछले वीडियो में चर्चा हो चुकी है। आप वहां जाके इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन जौहर वैली भी पिथौरागढ़ में ही है। तो ये पिथौरागढ़ हमेशा आपको उत्तराखंड का वो चाइनीज से जोड़ता है और साथ साथ नेपाल बॉर्डर से भी लगता है। तो जौहर वैली को हम मिलाम वैली या गोरी गंगा वैली कहते हैं, क्योंकि गोरी गंगा रिवर यहीं से निकलती हैं, ठीक। और ये मेजर ट्रेड रूट पुराने समय में तिब्बत, देखिए आप ये तिब्बत जाने, नदियों के किनारे किनारे लोग रास्ता बना के जाते थे, तो ये तिब्बत तक जाने का रास्ता था। और मिलान उसका लास्ट विलेज है। तो इस तरीके से आप देखिए मिलान एक ग्लेशियर भी है। तो इस डिस्प्यूट से, जब से एलएसी पर डिस्प्यूट चल रहा है, तब से ग्लेशियर भी चर्चा में आ गए, भारत के प्रोमिनेंट ग्लेशियर, क्योंकि ये हाई हिमालय में है या ट्रांस हिमालय के हाई पीक्स में है। तो ट्रांस हिमालय के जितने ग्लेशियर हैं और साथ साथ हिमालयन ग्लेशियर ये चर्चा में है। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अगले जो इस वीडियो में ग्लेशियर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो आप इंपॉर्टेंट ग्लेशियर, चाहे वो ट्रांस हिमालय के हो या हिमालय के हो, उनको तैयार रखें, क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर रखे जाएंगे। फिर आता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। भारत का जो विदेशी मुद्रा रिजर्व है वो 500 अरब डॉलर से ऊपर बढ़ा। तो ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ना हमारे लिए खुशी की बात क्यों है? क्योंकि एडम स्मिथ ने कहा था निवेश जो है वो किसी भी अर्थव्यवस्था में विकास के लिए इंजन का काम करता है। आप देखिए इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से अर्निंग बढ़ती है। जब अर्निंग बढ़ती है तो लोग एक्सपेंडिचर करते हैं, एक्सपेंडिचर करने से मार्केट में क्या होता है, मार्केट जो होती है वो फिर से प्रोड्यूस करती है, डिमांड क्रिएट होती है।
अगर एम्प्लॉयमेंट ना हो, अर्निंग ना हो, तो डिमांड क्रिएट नहीं हो सकती, और जब डिमांड क्रिएट नहीं होगी तो मंदी में आ जाएगा, रिसेशन आ जाएगा। इसीलिए जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, और नियोजन बढ़ने के साथ साथ, रोजगार बढ़ने के साथ साथ लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर जाती है, और वो परचेजिंग पावर डिमांड, मांग क्रिएट करती है एक्सपेंडिचर के रूप में, और फिर अर्निंग से लोगों की सेविंग भी बढ़ती है। तो अगर हमारा इन्वेस्टमेंट होगा तो एम्प्लॉयमेंट और अर्निंग दोनों बढ़ेगी, और मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी, और सेविंग बढ़ेगी जो फर्दर इन्वेस्टमेंट में जाएगा। इस तरह से पूरी इकोनॉमी को चलाता कौन है? इन्वेस्टमेंट और सेविंग, इन्वेस्टमेंट और सेविंग। जब किसी कंट्री के विकास में, डेवलपमेंट में अपनी डोमेस्टिक सेविंग कम होती है तो वो फॉरेन सेविंग को बनाता है। तो फॉरेन सेविंग को ही हम बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेन इन्वेस्टर अपनी सेविंग को लेके आता है उसे हम बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, प्रत्यक्ष निवेश भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष निवेश भी हो सकता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। तो ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, ये हम बात की बात देखेंगे, इकोनॉमी के सेक्शन में इसे हम डील विथ करेंगे। देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से तो फॉरेन करेंसी आती है जिसमें फॉरेक्स में पैसा आता है, साथ साथ एक्सपोर्ट प्रमोशन, अगर हम एक्सपोर्ट करें तो भी फॉरेन करेंसी आती है जिससे फॉरेक्स बढ़ता है, और साथ साथ जो फॉरेन रिसिप्ट हैं या जो बाहर से लोग फंड का ट्रांसफर करते हैं उससे भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता है। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ने से एक स्टेबिलिटी की बात आती है। क्यों? क्योंकि हम इससे अपने इंपोर्ट एक्सपेंसेस जो हम आयात करते हैं उसको हम विदेशी मुद्रा में भुगतान करते हैं, तो हमारी आयात जो क्षमता होती है उसमें स्थिरता आती है। तो ये $500 बिलियन के ऊपर हो गया। तो ये तो इकोनॉमी का एक न्यूज़ था जिसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये चर्चा का विषय बना है। इसके बारे में भी आप ध्यान दें। और फिर उसके बाद एक और चर्चा का विषय है, वो है राइट इशू। अगर हम बात करें, देखिए रिलायंस इंडस्ट्री, ढेर सारा काम रिलायंस इंडस्ट्री जो कर रही है वो राइट इशू को लेके कर रही है। तो ये अभी आपने पढ़ा कि राइट इशू क्या है। देखिए, शेयर इशू, किसी कंपनी की कुल पूंजी कैपिटल में जितनी अंशधारिता होती है, शेयर होल्डिंग होती है, समझ में आ गया, उसमें जो होते इक्विटी शेयर, कंपनी की पूंजी को बराबर बराबर भाग में इक्विटी में बांटा जाता है। इसको समझाने के लिए हम इकोनॉमी के सेगमेंट में आपको समझाएंगे। पहले हम राइट इशू की बात करते हैं। देखिए, राइट इशू केवल कंपनी उन्हीं को जारी करती है जो पहले से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं। जो पहले से कंपनी के शेयर धारक होते हैं उन्हीं को राइट इशू जारी किया जाता है, ठीक है ना। और देखिए, राइट इशू जो पुराने शेयर होल्डर हैं, जिस अनुपात में वो शेयर रखते हैं उसी प्रोपोर्शन, उसी रेशियो में उन्हें नया शेयर इशू किया जाता है। तो किसी कंपनी के पुराने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उनके शेयर होल्डिंग्स के रेशियो में जो नया शेयर जारी किया जाता है उसी को हम बोलते हैं राइट इशू। अगर कंपनी मार्केट में उस शेयर को सेल करेगी तो उसकी मार्केट लायबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन राइट इशू जारी करने से कंपनी की मार्केट लायबिलिटी या ऋण लायबिलिटी नहीं बढ़ती है। तो रिलायंस ने अभी राइट इशू जारी किया है। यह भी आपके लिए एक क्वेश्चन का मुद्दा है कि राइट इशू क्या होते हैं या टाइप्स ऑफ शेयर कैसे होते हैं और वो कैसे इशू किए जाते हैं, अंडर राइटिंग क्या होती है, अंडर राइटर किसे कहते हैं। एक जो क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी से, बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन, वो है, देखिए आर्टिकल 16 की बात करें जो भारत में नियोजन में अवसर की समानता देता है, ठीक है ना, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया कि रिजर्वेशन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। जो आरक्षण है वो अब फंडामेंटल राइट नहीं है। 3 जज बेंच ने ये फैसला दिया, और ये फैसला था तमिलनाडु की पार्टियों ने मिलकर मेडिकल के कॉलेज में एडमिशन को लेके ये याचिका दायर की थी। बस ये आपको जानना है कि अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि जो रिजर्वेशन है वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है, और ये ओबीसी रिजर्वेशन से रिलेटेड फैसला था। ओबीसी रिजर्वेशन जो है वो संविधान के आर्टिकल 16 के सब क्लास 4 में है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 16(4) की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं, और इस डिसीजन की वजह से हमारे संविधान का अनुच्छेद 16 का सब क्लास 4 फिर से चर्चा में आया है। इसके लिए आप हमारा आरक्षण वाला वीडियो, इंडियन पॉलिटी के आरक्षण वाला वीडियो देख सकते हैं यहाँ पे, और पूरे डिटेल के साथ चर्चा की गई है।
फिर वन लाइनर न्यूज है। वन लाइनर न्यूज में आप देख रहे हैं, वन लाइनर न्यूज जब आ रहा है तो उसमें क्या है, एशियाटिक शेर जो गिर के जंगल में पाए जाते हैं, गिर अभयारण्य में पाए जाते हैं। गिर अरावली का एक विस्तार है। गिर क्या है, अरावली रेंज का विस्तार है। इसके लिए आप हमारे जियोग्राफी का जो माउंटेन्स एंड हिल्स ऑफ इंडिया है उसके वीडियो में देखें तो पूरे माउंटेन्स एंड हिल्स को हमने डिस्कस किया है। तो एशियाटिक लायन की पॉपुलेशन बढ़ गई है 29% लास्ट 5 ईयर में। और अगर हम बात करें दूसरा, तो इंडियन एयरफोर्स ने एक इनिशिएटिव लिया है अर्पित नाम से। इंडियन एयरफोर्स ने एक इनिशिएटिव लिया अर्पित नाम से। अर्पित का फुल फॉर्म है एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। इसका मतलब हाई एल्टीट्यूड पे ऐसी जगह लोग रह रहे हों जहां ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा ना हो और उन्हें तुरंत क्विक हेल्प की जरूरत हो, क्रिटिकल पेशेंट हो, तो इंडियन एयरफोर्स उन्हें अर्पित मतलब इस तरीके से प्लान चलाकर उन्हें कोविड-19 या अदर क्रिटिकल पेशेंट को क्या है, एक मेडिकेशन और क्विक हेल्प उपलब्ध करा रही है। फिर जावेद अख्तर एक प्रोमिनेंट राइटर हैं और साथ साथ पोएट भी हैं। जावेद अख्तर फिल्म इंडस्ट्री के, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के। जावेद अख्तर को एक अवार्ड फर्स्ट टाइम दिया गया किसी इंडियन को, वह रिचर्ड डेकिंस अवार्ड 2020। रिचर्ड डेकिंस अवार्ड जीतने वाले जावेद अख्तर पहले हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, जावेद अख्तर अपनी खुले लेखन के लिए और कविताओं के लिए जाने जाते हैं। फर्स्ट टाइम किसी इंडियंस को यह अवार्ड मिला है। फिर वर्ल्ड ओशन डे मनाया गया, ये आप जान लीजिए। इसका थीम था इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशन। हमें ओशन सस्टेनेबल चाहिए, सतत समुद्र चाहिए और पोल्यूशन फ्री समुद्र चाहिए, तो विश्व समुद्र दिवस मनाया गया। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया और उसका थीम था फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। फिर उसके बाद एक कोरोबोट, एक कंप्यूटर बना कोरोबोट। एक भारतीय ने कोरोबोट नाम से एक रोबोट बनाया है और ये वर्ल्ड का पहला रोबोट है जो इंटरनेट से ऑपरेट होता है। अभी तक इंटरनेट से ऑपरेट होने वाला रोबोट नहीं बना था। कोरोबोट इंटरनेट, फर्स्ट इंटरनेट कंट्रोल्ड रोबोट है और उससे हम हॉस्पिटल्स या कहीं भी उससे मदद ले सकते हैं। और कोविड-19 के ट्रीटमेंट में एक और दवा यूज की गई जो बनी थी इबोला के लिए, लेकिन अब कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए साइंटिस्ट उसे यूज कर रहे हैं और उस दवा का नाम क्या है, रेमडेसिवियर। आप देखिए दवा का नाम। और ये बनी तो इबोला वायरस के लिए थी लेकिन कोरोना वायरस के लिए यूज की जा रही है। फिर एक मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है इस बार, कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ये कैट क्या है? अगर इंडियन पॉलिटी के पढ़ने वाले बच्चों को पता होगा तो ये कैट की बात, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करेंगे तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल मेंस के लिए भी जरूरी है। ये देखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 14A अनुच्छेद 14A में इसके संरचना की बात है और रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है वो है 323A, अनुच्छेद 323A जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया। उसके माध्यम से ये केंद्रीय प्रशासकीय ट्रिब्यूनल की, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात हुई, इस्टेब्लिश किया गया। ये चर्चा में क्यों है? वाई कैट इज स्टिल रिलेवेंट इन द इंफॉर्मेशन, क्योंकि कैट की ब्रांचेस होती हैं और उसने अपनी 18वीं ब्रांच जम्मू कश्मीर में ओपन की है, रीजनल ब्रांच ओपन की है। कैट इस्टेब्लिश्ड हुआ 1985 में और इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन होते हैं, मेंबर होते हैं जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। बहुत प्रोमिनेंट बॉडी है कैट। आप जाने कैट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आप रुक रुक कर देखिएगा, हमने इनके फंक्शन भी लिखे, इनके वर्किंग भी लिखी है। आप फंक्शन और वर्किंग को पढ़िएगा, ठीक। और फंक्शन ऑफ वर्किंग को हम यहाँ डिस्कस भी करेंगे, साथ साथ पीडीएफ फॉर्म में देंगे। लेकिन पीडीएफ में चूंकि केवल आपको कंटेंट मिलेंगे, जो एक्स्ट्रा एलोबरेशन एक्सप्लेनेशन है वो नहीं मिलता, इसलिए पीडीएफ आप नोट्स के लिए रख सकते हैं लेकिन उसमें से आपको बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वीडियो देखते हैं तो 4 चीज़ें और इंफॉर्मेशन में जोड़ी जाती हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होती हैं। तो फिर आते हैं कैट पे, जिसमें आप देख रहे हो चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और जो चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन है, उनका जो टर्म ऑफ ऑफिस है, उनके अंतर्गत जो उनका टेनर है वो 5 ईयर और 65 ईयर्स, वट एवर इज अर्लियर, 5 वर्ष और 65 वर्ष जो भी पहले हो, ठीक। और जो मेंबर्स हैं वो 5 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हों। तो ये कैट चर्चा में है।
कैट के फंक्शन, कैट के वर्किंग, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानना है कि कैट क्या काम करता है, कैट किन केसेस को लेता है, उनमें सुनवाई कैसे होती है। और एक चीज़ आप जान लीजिएगा, कैट जो है वो फुल्ली जुडिशियल बॉडी नहीं है, क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, अर्ध न्यायिक संस्था है, अधिकरण है। एक कॉमन कोर्ट ऑफ लॉ की तरह ये काम नहीं करती, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। तो इसके फंक्शंस के बारे में लिखा गया है कि ये क्या करती है, कैसे रेगुलेट करती है। देखिए, चेयरमैन, बीसी और अदर मेंबर एड्रेस करते हैं। अब रिजाइन किसको करते हैं? प्रेसिडेंट को करते हैं। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। तो इनका एडजुडिकेशन एरिया क्या है, ये कैसे डिस्प्यूट को सेटल करते हैं, डिस्प्यूट और कंप्लेंट को। तो ये जो सर्विस कंडीशन, जो क्लास 1 ऑफिसर्स की सर्विस कंडीशन है, सिविल सर्वेंट की सर्विस कंडीशन है, उनको ये कंट्रोल करते हैं, उनको ये रेगुलेट करते हैं। इसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन पूरा दे गया है, आप पीडीएफ देख लीजिएगा किस तरीके से, कैसे, कौन कौन से लोग इसमें शामिल होते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज के सारे लोग इसमें शामिल हैं, साथ साथ डिफेंस सर्विसेज के जो लोग हैं, अगर वो सिविलियन अपॉइंटमेंट पर हैं तो वो भी शामिल हैं। फिर एक कोई व्यक्ति जो अपॉइंट होता है सिविल सर्विसेज में यूनियन के और एनी सिविल पोस्ट पर है, उसके सर्विस कंडीशन का जो डिस्प्यूट होता है वो कैट डिसाइड करती है। एक कैट को लेके महत्वपूर्ण बात है, तो कैट इंडिविजुअल केसेस पे, इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स को नहीं टैकल करती। कैट जो होती है वो ग्रुप या क्लास डिस्प्यूट को सेटल करती है, इंडिविजुअल डिस्प्यूट को सेटल नहीं करती। अब ये देख रहे हैं, ये जो क्विज 101 का आंसर है वो आपके सामने है, और क्विज 101 जो रिलेटेड थी वो 1 से 7 जून के इंफॉर्मेशन से रिलेटेड थी। तो जो लोग 1 से क्विज नंबर 101 सॉल्व किए हों वो अपना उत्तर इसके साथ टैली कर लें पूरी तरह से। तो ये क्विज 101 का आंसर है जो 1 से 7 जून से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कवर किए हुए है। इसके साथ जो अभी हमने करंट देखा, करंट इस जो हमने कंपाइलेशन किया है, करंट कंपाइलेशन से रिलेटेड जो क्विज होगा वो 2 दिन में हम लोड कर देंगे और उसका उत्तर आपको अगले वाले एपिसोड में इस तरह से दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा अंत तक देखें, क्योंकि प्रीलिम्स, मेंस, इकोनॉमी, आईआर और हमने केवल रिलेवेंट क्वेश्चन लिए हैं, ना कि बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन ली है। ओके, थैंक यू अगेन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।